अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान से दोस्ती के लिए भारत ने कितने सालों से कितना कुछ किया और कितना आगे बढ़ के कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें, लेकिन इसका हमेशा जवाब नेगेटिव मिला है। हमेशा पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा मारा है। ये दिन आज ना आता। डोंट फॉरगेट, बीजेपी के लीडर्स वाजपेयी साहब भी और अडवाणी साहब भी पाकिस्तान आए, उन्होंने प्रो पाकिस्तान बातें की कि अब ख़त्म, अब पाकिस्तान का इशू नहीं होना चाहिए। और जब बीजेपी आई तो उसके बाद तो फिर जब ये नरेंद्र मोदी आए तो उसके बाद और काम बिगड़ गया कश्मीर का जब मामला मगर हुआ फिर तो भी शुरू में आपको पता होगा, याद रहना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि किसी न किसी तरीके के साथ नरेंद्र मोदी के साथ बना के रखें और ये अमन की बात करें और तजारत करें और ये सब कुछ करें। मगर उस वक्त की में मियाँ साहब को कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? आपने इशारा दिया BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसका मतलब है चाइना के मफादात को निशाना बनाना मकसद है, तो चाइना कुछ कर सकता है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब ये बात इंडिया से आगे निकल गई है। पहले ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात थी जी, या बलूचिस्तान के लोगों की नेशनलिस्ट की और फेडरल गवर्नमेंट की बात थी जी। मगर अब ये ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुकी है। ग्रेट गेम के अंदर अफगानिस्तान का बहुत अहम रोल है, इंडिया का बहुत अहम रोल है और अब इसराइल का रोल बनना शुरू हो गया। अब इसको रिवर्स करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब अगर मुश्किल है तो फिर करेंगे क्या? अभी हमें ये बताया जा रहा है कि अब हम कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वी विल टेक ऑल स्टेप्स। यही कहा गया ना जी, सख्त फैसले अब किए गए हैं। सख्त फैसले से मुराद क्या है? क्या करेंगे आप? उस पर मैं ज़रा डिटेल में आगे आऊँगा। पहले मैं ज़रा सोनम वांगचुक, जिसको कि 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू भी कहते हैं, उनकी तरफ आऊँगा। देखें, पहली बात तो ये है कि जाहिर है ये भारत का इंटरनल मसला है, लेकिन जब भारत के इंटरनल मसलों में मेरा मुल्क पाकिस्तान इस हद तक इन्वॉल्व होता है तो फिर मेरे जैसे लोगों को भी आगे बढ़ के बात करने का हक होना चाहिए। पहली बात तो ये कि आमिर खान से पूछा गया कि ये आपके 3 इडियट्स में जो फुनसुक वांगडू का जो कैरेक्टर था ये सोनम वांगचुक के उस पे है, तो उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था तो हम सोनम वांगचुक को जानते भी नहीं थे, हमें उसके बारे में पता भी नहीं था। और वाकई हकीकत ये है कि उसमें फुनसुक वांगडू को 400 पेटेंट दिखाए गए थे, एक बड़ा साइंटिस्ट दिखाया गया था। इस भाई साहब के पास तो कोई पेटेंट नहीं है, एक भी पेटेंट नहीं है, और ये किस किस्म का साइंटिस्ट है। दूसरा, उसमें दिखाया गया है कि वो जो 3 इडियट्स में वो रैंचो होता है जो आमिर खान, जो कि बाद में पता चलता है फुनसुक वांगडू है, उसको तो दिखाया गया कि वो बहुत गरीब आदमी का बेटा था और एक किसी घर में काम करता था, एक अमीर आदमी के घर में। और फिर लेकिन ये सोनम वांगचुक तो कांग्रेस के एक मिनिस्टर का बेटा था, प्रिविलेजेस में पला बड़ा है। और इन्होंने जो भूख हड़ताल की है, मैं नहीं कहता कि चलें ये ड्रामा है ये वो, लेकिन यार 20 दिन बहुत होते हैं। 20 दिन अगर कोई खाए पिए नहीं ना, जैसे अब मैं बीमारी की हालत में हूँ ना, तो मेरा खाना पीना तकरीबन बंद हो गया है। मैं दिन में 1 या 2 बार खाता हूँ, वो भी थोड़ा थोड़ा। तो मेरे को इतनी कमज़ोरी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। तो वो भाई साहब 20 दिन बगैर खाए बिल्कुल ही। फिर जब आप खाते नहीं हो तो आपको बार बार टॉयलेट क्यों जाना पड़ता है, और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मसला ये है कि मेन ये जो सोनम है ना, उसको यूज़ कर रही है कॉकरोच पार्टी। और ये कॉकरोच पार्टी वालों को मैं देखता हूँ तो मुझे वाकई लगता है कि ये साले कॉकरोच ही हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि किस किस्म के लोग ये कॉकरोच पार्टी के हैं। पहली बात कि एक आदमी आजकल बयान दे रहा है कि मेरे पास ये जो इसका आपका कॉकरोच पार्टी का जो है वो आया था और घर किराए के लेने के लिए। तो कहता है मैंने उसको एक कमरा दिया किराए पे। अब वो कमरे में सुबह से शाम तक लोग आना जाना लगा रहता था, एक अजीब सी कैफियत थी और ये वो। कहता है मैंने जब पुलिस बुला के वो कमरा चेक किया तो वहाँ से बियर की खाली बोतलें निकली और एक अजीब सा ड्रामा है। सोनम वांगचुक उधर भूख हड़ताल कर रहा है, उसी कैंप में वो बिरयानियाँ खा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं।
इनका कैरेक्टर आपको अच्छी तरह पता है और इनका मकसद भी आपको अच्छी तरह पता है। एक आदमी अमेरिका से उठ के आता है और पहले भी जंतर मंतर पर उसने प्रोटेस्ट किया और वापस अब इसने प्रोटेस्ट कर रहा है, तो अब उसके ऊपर किसी ने इंक फेंकी है, एक औरत ने। तो उस औरत का भी बयान आ गया कि भाई साहब मेरा बेटा नीट के एग्ज़ाम में पास हो गया था, सब कुछ था, लेकिन इस कमीने की वजह से मेरे वो नीट के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स नलीफाई कर दिए गए, जिसकी वजह से मेरा बेटा डिप्रेशन में आ गया। और मुझे ये रोज़ यहाँ पे उम्मीदें दिला रहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये लोग बिल्कुल ही गलत लोग हैं और ये सोनम वांगचुक को यूज़ कर रहे हैं। ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ ने भी ये बताया है कि हम सोनम वांगचुक को पसंद करते हैं, लेकिन वो इस वक्त यूज़ हो रहे हैं इन कॉकरोच वालों से। वैसे भी एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है जो इस रीजन में अपनी मोहरों को आगे कर रहा है। पाकिस्तान में तो डायरेक्ट ही पाकिस्तान आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप सब उस सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन इंडिया बांग्लादेश में इन्होंने अपनी मर्ज़ी के लोग आगे किए हैं गलत तरीके से। हर जगह तो कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ पे भारत में इनकी कामयाबी नहीं है। अब सोनम वांगचुक को उठा के ले गए और हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, तो उस पर भी लोग बहुत शोर मचा। अच्छा, शोर कौन मचा रहा है? मतलब मैं जो शोर मचाने वालों की लिस्ट देखता हूँ ना कि इससे मिलने कौन कौन आया है या कौन है, तो देखें पॉलिटिशियंस में अरविंद केजरीवाल, आतिशी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, माहुआ मोइत्रा, उद्धव ठाकरे, शशि थरूर। आप मुझे बताएं। फिर एक्टर्स में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये सब नहीं है। तो एक थ्योरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की फ़िलहाल जो मौजूदा एनडीए सरकार है, और ये बात मैं खुद अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पर रख कर यहाँ आपको बता रही हूँ सौरभ, कि इतने सालों से मैं अलग अलग सरकारों को कवर कर रही हूँ। नरेंद्र मोदी जी को तो बहुत बारीकी से कवर करती हूँ, क्योंकि इनकी नीतियाँ और राजनीति जितना देश पर असर डाल रही है किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं डाला। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास के सबसे अलोकप्रिय अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स में से एक है आज की तारीख में। ऐसा मैं 2014 में भी नहीं कह रही थी, मैं 2019 में भी नहीं कह रही थी, जुलाई 2026 में ये बात पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि सबसे अलोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक है। ये हो सकता है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हों। ऐसे में इनके खिलाफ काफ़ी गुस्सा है, आम लोगों में गुस्सा है, हमारे युवाओं में गुस्सा है, हमारे न सिर्फ कि शहरी युवा बल्कि जो ग्रामीण युवा है उनमें भी बहुत गुस्सा है। और एक जो अरफा खानम और राना अयूब जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये स्पाइनलेस लोग हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी के ऊपर बात नहीं कर रहे। और जो आए हैं वो हैं स्वरा भास्कर, प्रकाश राज, अभय देओल, मनोज बजाज, अरुंधति रॉय, अनुराग कश्यप। वो उसका मैं देख रहा था विशाल दादलानी का भी बयान, ओ मेरा खून खोल रहा है, इनकी हिम्मत कैसे ही उठा के लेके गए, सोनम वांगचुक को अगवा करके लेके गए। भाई साहब कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट ने 2 दिन पहले ऑर्डर दिया था कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए, ये भूख हड़ताल कर रहा है, वो गलत है। तो कोर्ट के ऑर्डर पे आके सिक्योरिटी वाले उठा के ले गए और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और ये है कि जंतर मंतर पे एक मजाक लगा के रखा हुआ है। ये चीज़ें हम मुसलसल देख रहे हैं, शाहीन बाग में देखा हमने, फार्मर्स प्रोटेस्ट में देखा। वो कह रहे हैं प्रधान जी हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनका रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे रही भारत की गवर्नमेंट। अब हर आने जाने वाले हर एरे गैरे के कहने पे अगर भारत की सरकार फैसले करने लगे कि कौन क्या करेगा और क्या कौन नहीं, तो चल चुकी फिर गवर्नमेंट। तो ये है कि अब ये जो आपके कॉकरोच पार्टी वाले हैं, ये जब भारत आए थे और अमेरिका से और एयरपोर्ट पे निकले थे तो इनका हाल देखें, और 19 दिन बाद इनका हाल देखें। जब आप बियरें पी के और खाओगे पियोगे अय्याशियाँ करोगे तो आपका यही होना है। तो इंतहाई गलत लोग हैं। और ये है कि बिल्कुल सोनम वांगचुक भी गलत हाथों में खेल रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल इकोसिस्टम है चाहे लोकल। अब आप देखें जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन होता है और यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है लद्दाख की और जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये बहुत खुश हुए और इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। ये वो इन्होंने ये सोचा अब लद्दाख तो मेरे कंट्रोल में आ गया, क्योंकि जब तक लद्दाख
वॉज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तब तक इनकी चल नहीं सकती थी क्योंकि कश्मीरियों ने सारे फैसले करने थे। इन्होंने कहा, अब ये कह रहे हैं स्टेटहुड दो। स्टेटहुड तो JNK वाले भी मांग रहे हैं, वक्त पे स्टेटहुड दी जाएगी JNK को भी, लेकिन आप JNK से बड़े नहीं हैं, ठीक है ना। तो आप वेट करें। तो प्रधान जी का रेजिग्नेशन और स्टेटहुड के लिए ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल करने वाले जो बड़े 3 कैरेक्टर हम देखते हैं ना भारत में, जो मशहूर कैरेक्टर हुए हैं, गांधी जी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल, और ये भाई साहब सोनम वांगचुक। आम पब्लिक भारत की इन लोगों को, तीनों को कितना पसंद करती है ये हमें अच्छी तरह पता है। अजीज दोस्तों, मसला ये है कि फिर मई 2025 में एक और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई और इस जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, जिसकी कि सारी दुनिया गवाही देती है। इस जंग के बाद से भारत जो है उसने पाकिस्तान से अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए एक और जंग मुसल्लत करने का मंसूबा बनाया है, लेकिन ये जंग वो पाकिस्तान से शुरू नहीं करना चाहता। इस जंग का आगाज़ भारत में जो बीजेपी की हुकूमत है उसने भारत में जो 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं उनके साथ इस जंग का आगाज़ कर दिया है। तो ये जंग जो है ये दरअसल पाकिस्तान के साथ जंग नहीं है, ये मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने मुसलमानों के साथ इस्लाम का लफ्ज़ क्यों ऐड किया। तो मैं एक सहाफ़ी हूँ और ठोस शवाहिद के बगैर मैं कोई दावा नहीं करता। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपके सामने ऐसे ठोस शवाहिद रखूँगा जिससे कि आपको ये यकीन हो जाएगा कि भारत ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और जंग शुरू करने का मंसूबा बना रखा है, इस जंग का आगाज़ उसने भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के साथ आगाज़ कर दिया है और इस्लाम के ख़िलाफ़ भी उसने इस जंग का आगाज़ कर दिया है। तो ये भारतीय मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग शुरू हो चुकी है। अब इस जंग को दोबारा उसने पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ तक लेकर आना है। ये हामिद मीर हैं, ये कह रहे हैं कि भारत प्लान कर रहा है 200 मिलियन मुसलमानों का कत्लेआम करने का। भारत में जो 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं उनका कत्लेआम करने का, क्योंकि वो पाकिस्तान से इस बुरी तरह से शिकस्त खाई थी मई 2025 में, तो उसका बदला लेने के लिए भारत के मुसलमानों का जेनोसाइड करने वाला है। तो अजीज़ दोस्तों, अजीब कहानियां हैं। यह है कि इल्ज़ाम लगता है कि आप तो मोदी के साथ दोस्तियां बना रहे थे। यही बात है, ये कितनी बदकिस्मती है कि बाद में आप जिसके साथ हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं उनको घरायों को आप जो है वो गालियाँ देते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आप जो है वो एजिटेशन करते हैं, जिनको आप उस बाद में आप कहते हैं कि वो बड़ी परेशानी है, मोदी फ़ोन नहीं सुन रहा, मोदी जो है वो कल से खामोश है, अब पता नहीं वो क्या कर देगा, वो कोई मिसाइल का हमला ना हो जाए हमारे ऊपर। तो जब वो घर आता है तो फिर आप उसको गालियाँ देते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी इसका जो यार है वो भी गद्दार है और ये भी गद्दार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे सबक सीखा जाना चाहिए, लेकिन वक्त हमने ज़ाया किया है। वक्त ज़ाया किया, उस वक्त ये हो जाता और ये ख़ित्ता अमन से हमकनार हो जाता तो ये ना हमें IMF के और ना ये जिन मामला में हम इस वक्त उलझे हुए हैं ये शायद जो है ये सारे दूर हो चुके होते और पाकिस्तान आज वो G20 के अंदर एक मुल्क होता। अब ये मिनिस्टर हैं करंट शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी पाकिस्तान आए थे दोस्ती करने नवाज शरीफ के दौर में, हमने उनको गालियां दी और उनके खिलाफ एक मूवमेंट चलाई, इवन नवाज शरीफ को भी हटना पड़ा अपने प्राइम मिनिस्टर के उससे। और अब मोदी जी को हम कह रहे हैं कि हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, वो हमारे को तबाह कर देंगे अपने मिसाइल से। अगर हमने उस वक्त मोदी जी को सुना होता तो हम शायद आज G20 में भी होते और एक IMF की लोन से भी निकल जाते, क्योंकि हकीकत ये है कि इतना बड़ा देश भारत आपके बगल में है। तो आप सोचो, आपको
140 करोड़ लोगों की, 145 करोड़ लोगों की मार्केट मिल जाती है, पाकिस्तान को कितना बड़ा फ़ायदा होता। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ये करना ही नहीं चाहती, और ये है कि पाकिस्तान आर्मी चाहती ही नहीं है कि, क्योंकि देखें आर्मी की एग्जिस्टेंस प्योरली दुश्मनी कि हमारे ऊपर एक दुश्मन बैठा है, इतना तगड़ा दुश्मन है, हमें आर्मी की ज़रूरत है। अगर दुश्मन नहीं है तो आप कहोगे ना कि भाई साहब इतनी बड़ी आर्मी की हमें ज़रूरत क्या है, बलोचों से लड़ने के लिए या पख्तूनों से लड़ने के लिए ज़रूरत है क्या? तो आपने शुरू से भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होने नहीं दिए, और आज यही सिचुएशन है। अब कहीं अगर जंग होती है तो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन आती है सामने। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।